शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, जो हमारे सिपा सलार हैं। इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, उन्होंने पूरी मदद की, और जो सरकशी थी अपने ही दारुल खिलाफ के खिलाफ दम तोड़ गई। आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं हम गोली नहीं चलाना चाहते। फिर जब वो डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? हुक्मरानों के इस पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। हमारे सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए, सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, बाकी जख्मी हैं। Health Department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक पर एहतजाज की जो कॉल थी, उस कॉल के बाद इस वक्त ज़ख्मी और शहादतों के हवाले से मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हुकूमत का बयान बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों हस्पताल पिम्स और पॉली क्लिनिक में कोई डेड बॉडी जो है वो उन्होंने रिसीव नहीं की, और इसी के साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनके हवाले से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं कि किसी पर डायरेक्ट फायरिंग जो है वो नहीं की गई, शेलिंग में, और इस हवाले से जो मामूली जो ज़ख्मी थे उनको अस्पताल ज़रूर लाया गया था। अब इस हवाले से पहले तो हमने देखा कि पॉली क्लिनिक और पिम्स हस्पताल की जानिब से भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई, लेकिन बाद में उनकी तरदीद जो है वो सामने आ गई है। अब इसके साथ साथ ये हुकूमत का अब भी मानना है, हुकूमत इस बात पर इसरार कर रही है अभी भी कि 24 नवंबर की जो कॉल थी वो नाकाम थी, और उस पर के दौरान जितना कुछ कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो दावे किए जा रहे हैं कि डायरेक्ट फायरिंग की गई है, ऐसा कोई वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। उस कॉल के बाद अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, और इस तमाम नाकामी का ज़िम्मेदार बुशरा बीबी साहिबा को करार दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अहम जो ओहदे हैं, जिसमें सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है, उस पर सलमान अकरम राजा जो हैं वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, और इसी के साथ साथ साहिबजादा हमद रज़ा जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मज़ीद अहम ओहदे हैं उन पर भी तब्दीली का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि शायद चेयरमैन PTI समेत जो अहम ओहदे हैं उन पर तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आने के बाद ये मामला इमरान खान के सामने रखा जाएगा। अगर वो मंजूरी देते हैं तो उसके बाद इन ओहदों पर भी तब्दीली का इम्कान है। अब सूरत हाल थी क्या? हुकूमत तो दावा कर रही है कि कोई ज़ख्मी नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई इस वाक़े के दौरान, तो असल में फिर हक़ाइक़ क्या है, कितने लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं? और इसी के साथ साथ अब जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि दोबारा किसी भी सियासी जमात कह दें, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से तो उन कारकुनान को फसाद कहा जा रहा है या जत्थे कहा जा रहा है। जी, हम बात करेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब बहुत सी चीज़ें हैं सर, बहुत से मुतज़ाद बयानात भी आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हुकूमत के दावे आपके सामने हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि डी चौक पर जो कुछ हुआ, जो एहतजाज हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अब बुशरा साहिबा के ऊपर डाली जा रही है, और उसके बाद ये सारे मामलात आपके सामने हैं। ये असल मामला है क्या सर? आप थोड़ा इसको वाज़ेह करेंगे ताकि क्लियर हो जाए मामला। देखिए नादिर खान, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कॉल है या जो हमारी तहरीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान बचाने के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की पासदारी के लिए, जमहूरियत के लिए, और अवाम की जो मैंडेट था जो 8 फरवरी को उन्होंने दिया है, उसको जो है रिस्टोर कराने की है। इसमें कोई किसी की ज़ाती इनाद का मसाला नहीं है, ये अवाम की खातिर है और पाकिस्तान की खातिर तहरीक है। अब सवाल ये कहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी। अरे भाई, इस्लामाबाद जितना पंजाब का है, जितना हक, जितना सिंध का हक है, जितना बलूचिस्तान का हक है, उतना ही दारुल खिलाफे पर जो है खैबर पख्तूनख्वा का हक है। ये माँ की हैसियत रखता है इस्लामाबाद, माँ या बाप आप कह लें। तो अगर जो है सूबे, अगर कोई उनकी नालिश, कोई उनकी जो है ग्रीवेंसेस होंगे, तो अगर उन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है और दारुल खिलाफा में आके करना है, इसलिए कि ये हुकूमत 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई है, 180 सीटें जीतने वाला जो है वो अडयाला जेल में है।
तो पहला तो ये जुल्म हुआ कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमने तो आपको मैसिव मैंडेट दिया, हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे जो है वोट को क्यों डाका डालने दिया, क्यों आपने हमारे मैंडेट की हिफाजत नहीं की है। हमसे बाज़पुर्स करते हैं कि हम पाकिस्तान के असल मालिक अवाम है, पाकिस्तान की रियासत आर्टिकल 7 में अवाम है, अवाम ही के साथ आर्टिकल 5 में वफादारी जो है वाजिब और लाजिम है, और आइन की पासदारी हर एक पर लाजिम है। ये है आइन की रूह, और रियासत जो है इस तरह चलती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो डाकू और चोर और लुटेरे थे, जिन्होंने धरती माँ को पहले ही कई मरतबा लूट चुके थे, और जिनकी पाक लेन और लंदन में औलादें भी हैं, उनके कारोबार भी हैं, उनका सारा कुछ बाहर है, वो आकर फिर लूटने के लिए, फिर डाका मारने के लिए, फिर गासिब होकर फिर कब्जा कर लिया है उन्होंने। तो इसलिए देखें, हमारे तो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है हर पाकिस्तानी की कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। और इसलिए हमारा ये कहना कि हमने जो है यहाँ हमला कर दिया, ये पहले तो ये तस्वर ज़हन से निकाल दें कि हमने हमला किया। हम तो अपने एहतजाज के लिए आए थे, पुरअमन आए थे। अब आइएगा, सवाल ये पैदा होता है, किसने अख्तियार दिया था कि लाइटें रात को, आधी रात को बंद कर दें और उसके बाद गोलियां सीधी गोलियां बरसाई गई हैं, और सैकड़ों हमारे जो है बेचारे कारकुन, बेगुनाह लोग जो अपने सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आए थे और इमरान खान की मोहब्बत और अपने मैंडेट के लिए वापसी के लिए आए थे, उनको गोलियां मारने का किसने अख्तियार दिया था? 1900 लोगों की गोलियां ब्लड रिडन, बॉडी रिडन विद बुलेट्स हैं, और अभी भी पिम्स और आप जरा सुन लेना, पिम्स और इसकी छतों पर अभी भी लाशें पड़ी हुई हैं और सारा जो है कार्डन ऑफ किया हुआ है। ये मुझे बताएं, और एक शख्स नमाज पढ़ रहा है कंटेनर के ऊपर, और उसे जिस तरह टुडे मार के गिराकर उसे मारा गया, शहीद किया गया है। ये जो फिगर खोसा साहब आप दे रहे हैं ना, इस हवाले से हुकूमत का बयान भी यकीनन आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर कोई जख्मी है, अगर किसी की डेथ हुई है, तो आप उनका एड्रेस तो दें कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के शहरी हैं, आप तफसीलात तो बताएं। हुकूमत आइए मैं देता हूँ मेरे अपने शादन लोन, मेरे अपने जिले का, मेरे अपने वतन का, साथ का, वो बेचारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है अपने डेड बॉडी को सर्द खाने में यहाँ पिम्स के। और उसके बाद अगले दिन हम गए हैं, इन्होंने कहा कार्रवाई करनी है, अब कहते हैं कौन सी लाश और कौन सा जो है शहीद और कौन सा मरा और कौन सी बैड। अब भी आ जाओ, मैं आपको मीडिया को लेके चलता हूँ, ये वहाँ इन्होंने एस्कॉर्ट किया हुआ है सारा। अब भी आप चलें छत पर, जो है आपको लाशें मिलेंगी। देखें, ये जुल्म ना करें, लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ये कहते हैं जैली है, कहते हैं गोली नहीं चली है, तो दुनिया सारी पागल है जो कह रहे हैं मैसेकर जो है ऑन दी स्ट्रीट्स ऑफ, ऑन द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद। तो ये दुनिया सारी पागल है जो उनके अपने। हाँ, लेकिन खोसा साहब, अब मामले को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो ये जो पहले ठीक है आपने बात की वहां पर क्या हुआ, शेलिंग हुई, फायरिंग की जो भी, लेकिन अब जो ये कहा जा रहा है कि ये हुआ क्यों, बुशरा साहिबा के हवाले से ये सारा उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि खान साहब ने तो संगजानी का कहा था, बुशरा साहिबा की फैसले की वजह से ये मामला खराब हुआ। इज इट ट्रू कि ये बुशरा साहिबा की वजह से सारा कुछ हुआ है? यार नादिर खान, मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसी बातें करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आपने जो है बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया है। ये करबला का समा था, गोलियों वाला भी मेरे पास इस फोन में सारा कुछ मौजूद है जो लोगों ने भेजी हैं। खून में लुतड़े हुए जो है लाशें नजर आ रही हैं, और जख्मी नजर आ रहे हैं, और आहो बका नजर आ रही है, और लोग वहां जो है बिलक रहे हैं। आप कहते हैं जी वीडियो ऑडियो, अरे भाई रात के 12 मुझे हामिद मीर ने कहा कि जी हमें कहा गया कि निकलो यहाँ से, और उसके बाद बत्तियां बंद कर दी गई और उन्होंने जाके नारोवाल में उसका जो है इंटरव्यू किया। आपको पता है कि यहाँ जो है उसके बाद जब आप करते हो, टीयर गैस करते हो, तो मैं खुद मौजूद था। टीयर गैस में पूरा तौलिया भी भर के, इतनी जहर आलूद थी कि आपको सांस लेना मुश्किल था, और बादल ऐसे छा गए इसके अपना आंसू गैस और उसके बाद गोलियां मारी गई। तो मुझे बताएं, भगदड़ मची है, उसमें कौन वीडियो बना सकता है? लेकिन फिर भी हमारे पास मौजूद है। खोसा साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर इस मामले को क्लियर करवाना चाहूँगा कि
ये जो कहा जा रहा है कि खान साहब ने कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था, फिर बुशरा साहिबा को दिखाया गया, तो इस मामले को जरा वाज़ेह करें कि डी चौक पर जाने का फैसला खान साहब का था या बुशरा साहिबा का? मैं आपको बताता हूँ मुझे हम 5 रुकनी कमेटी थी जो हम गए अडियाला जेल में, क्योंकि ये अली अमीन गंडापुर के साथ जो है मुक्तदर हल्के ने कहा कि जी ठीक है हम खान साहब को छोड़ देते हैं वगैरह वगैरह, आप बात कीजिएगा, कुछ उनकी शरायत थी। तो मैं था, उसके बाद अपना बैरिस्टर सर ये खोसा साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि मुक्तदर हल्के जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि खान साहब को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ जहां बात रुकी है वो कहते थे इसके बाद छोड़ेंगे, पहले मौखर करें। खान इस पर राजी नहीं था, हम भी राजी नहीं थे, क्योंकि जो है क्रेडिबिलिटी गैप बहुत ज्यादा था, कम्युनिकेशन। और ये राब्ता अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ था सर, या आप लीगल टीम जो जा रही थी उनके साथ था? सर सुने ना, जरा मैं आपको बता दूं, 5 लोग हम गए, हमें मिलने ना दिया गया। 3 घंटे हम जेल के बाहर खड़े रहे और हमें मिलने ना दिया गया। फिर मुझे कहा गया कि आप पेशावर पहुंचे। पेशावर हम लोग जब रवां थे तो बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद को तो वो जो है वापस आना पड़ा क्योंकि कंटेनर लग गए थे। मैंने जो है वो जीटी रोड लेकर मैं पेशावर पहुंच गया। पेशावर पहुंचने के बाद हमारी बीबी से मुलाकात हुई, बीबी से भी बात हुई और अली गंडापुर से भी। दूसरे दिन चूंकि वहाँ एक सान्या हो गया था और उस सान्हे में जो है वो कंट्रोल करना ज़रूरी था, वो बैरिस्टर सैफ गए। दूसरे दिन जेट हमें प्रोवाइड किया गया, जेट जो है, और उस पर बैरिस्टर सैफ को जो है लाया गया यहाँ। आप समझ रहे हैं कि जेट कौन प्रोवाइड कर सकता है बस इसको छोड़ देना, इतना ही रखें जरा। जेट प्रोवाइड किया गया, बैरिस्टर सैफ यहाँ आता है। बैरिस्टर सैफ ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि जाहिर है कि उसको चाहिए था। वो गौहर जो है, बैरिस्टर गौहर साथ गए हैं और अली मोहम्मद लेट पहुंचा है, वो अंदर नहीं जा सका। इमरान खान को सुबह 8 बजे जो है अडियाला जेल को जो है खुलवाई गई और उनको मुलाकात 2 घंटे तक मुलाकात हुई है। खान साहब से सारा बातें की गई हैं और यही हुआ कि जो बात वाला लॉलीपॉप है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले इसको जो है करें, रिलीज़ करें और बाकी मामलात जो हैं वो टेबल पर बैठकर किए जाएंगे। और खान साहब खुद ही आकर इसका ऐलान करेंगे, क्योंकि खान साहब कह चुके थे कि जो मर्जी हो जाए, जब तक मैं नहीं कॉल करूँगा तो ये ना मौखर होगा ना ये मनसूख होगी कॉल। इसलिए फाइनल कॉल का मतलब ही यही होता है। सो यहाँ आकर बात हुई कि जनाब ये है, ये जो आप संजानी की बात करते हैं, ये संजानी की बाद में बात हुई है जब खान ने ये कह दिया और ये बैरिस्टर सैफ ने और बैरिस्टर गौहर ने आकर ये पार्टी के साथ हमारी मशावरत हुई। उसके बाद उस मशावरत के बाद ये हुआ कि फिर पार्लेज होती रही, क्योंकि ये घुटने टेक चुके थे। दुनिया इतनी ज़्यादा चार्ज थी और इतना लोग आ रहे थे कि खून खराबा ये जो है, ये तो लिखा गया था कि खून खराबा अगर इन्होंने करना है, अगर तो जमहूरी रवायात को मलहूज रखना है, आइन के दायरे हदूद के अंदर रखना है, तो फिर तो जाहिर है कि पुरअमन एहतजाज को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन अगर फिस्तायत करनी है और अपना जो है पावर दिखानी है और गोलियां मारनी है। खोसा साहब, अब जो है मुख्तलिफ ओहदों पर तब्दीलियों का एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप समझते हैं कि वाकई चेयरमैन पीटीआई समेत मुख्तलिफ ओहदों पर जो लोग हैं उनको तब्दील किया जा रहा है? कोई खान साहब के सामने नाम पेश किए गए हैं? देखें, ये संजानी वाली बात पहले मैं कर लूं। संजानी वाली बिल्कुल इन्होंने प्रपोजल दी थी। जब हमने कहा पहले छोड़ें तो इन्होंने कहा जी संजानी पे कर लें और संजानी पर जो जितने दिन आप 2-3 दिन बैठते हैं उस दौरान में हम खान साहब को रिलीज कर देंगे। लेकिन हमने कहा ये तो वो टरकाने वाली बात है, क्योंकि चैलेंज यही था कि हम पहुंचेंगे और डी चौक पर पहुंचेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे। ये कहना कि नाकाम हुई है, ये नाकाम इनकी हुई है नाकामी। जो ये मोहसिन नकवी बार बार बढ़ के मारता था, जो बार बार ये आगे आईजी इस्लामाबाद बढ़ के मारता था और जो अता तारड़ बढ़ के मारता था कि आके तो दिखाए डी चौक पर। हम आए डी चौक पर और पीटीआई आई और उनको सलाम है, खराज तहसीन है, जो पाकिस्तान की खातिर और अपने हकूक़ की खातिर जो है यहाँ तक पहुँचे और डी चौक पर उन्होंने दिखाया कंटेनर पर चढ़कर। सो ये कहना कि अब आ गई दूसरी बात आपकी कि तब्दीलियाँ। देखें, एक बात ये तनकीद करते हैं कि ये जो है भाग गए और छोड़ गए।
मुझे बताएं कि आधी रात को जब आप शब खून मारेंगे और आंसू गैस मारेंगे और गोलियां सीधी मारेंगे और फिर आप बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और अली अमीन को भी जो है आप गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और गोलियां बरसाएंगे सीधियां उनको और डंडे मारेंगे उनका और स्विच ऑफ कर देंगे लाइट्स को भी और वो आवाज़ भी कंटेनर उसकी जो है साउंड सिस्टम भी ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो जाहिर है कि कंटेनर से उतर के गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में आपने जो है वहाँ सफ़ेद पारचात वालों ने खंजर के साथ टायर को फाड़ कर जो है उसको रोकने की कोशिश की। फिर जो है ड्राइवर ने और लोगों ने तीसरी दफा और इन पर फेंका गया वो जो जहर आलूद मादा था जिसकी वजह से जलन हुई सारे। बीबी पहले ही हार्पेक्स जो है के से सफर कर चुकी थी। तो मैं कहता हूं कि नहीं, लेकिन अब हिकमत अमली क्या है खोसा साहब? देखें, इज्जत इसी में थी। माँ होती है पार्टी की लीडर की, बीबी जो होती है वो माँ होती है। माँ को बचाना इन वल्चर्स के, इन गिद्धों के हाथ में दे देना, मैं नहीं समझता कि कोई भी अली अमीन को या किसी को भी ये खराज तहसीन। सो उसने बड़ी दलेरी से उसने जो है बीबी को यहाँ से निकाला और इन गिद्धों के हाथ से जो है मुखलिसी दिलाई। अब आ गई आपकी बात कि ये बिल्कुल देखें, जब भी कोई इसका फियास्को होता है तो हमेशा पार्टी की आदत जो है इस्तीफा देती है और देना कोई ऐसा मुजायका नहीं है। अब इसका फैसला अभी भी देना चाहिए खोसा साहब, अभी भी देना चाहिए, आप समझते हैं? ये खान साहब का जो है आगे सवाबदीद है कि क्या वो उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं या वो कहते हैं कि नहीं आपकी शाबाश है और आप कंटिन्यूटी रखें। सो मेरे नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और अभी हम तहरीक जारी है। देखें, तहरीकें खत्म नहीं हुआ करती हैं। ये खून नाहक कभी रायगा नहीं जाएगा, इस खून का जवाब देना पड़ेगा। ये जो यजीद अपने आप को बड़ा समझता था, तारीख में आज उसको मलऊन गिना जाता है और हुसैन जो शहीद हुए थे आज उन्हीं की अजमत है। और ये हुकूमत बदतरीन हुकूमत पाकिस्तान की मुतसव्वर होगी जिन्होंने अपने ही अवाम को कत्ल किया है और जिन्होंने अपने ही अवाम पर गोलियां बरसाई हैं। ये आप देखेंगे कि इनका रायगा नहीं जाएगा। ये बड़के मार रहे हैं, ये अपने आप को शाबाशें कर रहे हैं, ये मुबारकें ले रहे हैं। इससे ज्यादा लानत हो नहीं सकती है जो अपनी अवाम पर गोलियां बरसाता है और कोई कानून इजाजत नहीं देता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब एक चीज़ बताएं खोसा साहब कि अब जो मीटिंग्स हुई हैं पीटीआई की, उसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि तजवीज़ दी गई है कि शायद असम्बलियों से भी आप इस्तीफ़े दे दें। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब से मुतल्लिक भी कोई खबर चल रही थी कि वो भी असम्बली से इस्तीफ़ा जो है वो दे रहे हैं। इस तरह की कोई तजवीज़ भी है या अब आपका प्लान होगा क्या? असम्बली से इस्तीफ़े देंगे, क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। साहिबजादा साहब ने कहा है कि जो तनकीद हुई है कि वो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को देंगे। इमरान खान को। अच्छा। वो इमरान खान क्यों कर उसको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसने कहा है कि इमरान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। सो उसकी देखें, इस वक्त जज्बात का ताल्लुक है तो मेरा अपना दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करें, अगर खुदकुशी जो है हराम ना होती इस्लाम में तो इस वक्त मर जाने को दिल करता है जो कुछ पाकिस्तान के साथ इस वक्त हशर कर दिया है। एक आखिरी सवाल सर, थोड़ा मुख्तसर ये बताइएगा कि जब तक खान साहब अंदर हैं, अब बाहर पीटीआई की क़यादत जो है वो बुशरा साहबा करेंगी, आगे जो एहतजाज होंगे वो बुशरा साहबा इसी तरह संभालेंगी या उनको साइड पर कर दिया गया है अब पीटीआई के मामलात से? नादिर खान पहले भी मैं मौजूद था जब पेशावर में कहा, उन्होंने कहा मैं पैगाम्बर बन के आई हूं इमरान खान की। हाँ। इसलिए कि क़यादत को जो है मिलने ना दिया गया और उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान से ना मिलने दिया गया तो वो मजबूर होकर उसने कहा ना मैं सियासत में थी, ना मैं हूं, ना मेरा कोई इरादा है। सियासत में वो बीबी का कोई ऐसा किरदार नहीं है, लेकिन उसका आना जाहिर है कि इमरान खान अंदर है तो अगर कलसूम आ सकती है नवाज शरीफ की बीवी, और आपने देखा कि पंजाब असेंबली के बाहर गाड़ी में उसको कितने घंटे वो किया गया, अगर नुसरत भुट्टो आ सकती है बेनजीर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर वो उनकी जगह पर आकर पैगामबरी कर रही है। लेकिन क़यादत जो है इमरान खान का बड़ा वाज़ेह है कि वो मौरूसी सियासत के खिलाफ है।
इसलिए ये बात नहीं है कि बीबी साहिबा जो है टेक ओवर करेंगी या पार्टी की जो है रहनुमाई करेंगी। अलबत्ता रहनुमाई तो वो जाहिर है कि मशावरत के तौर पर वो इमरान खान की बीवी है, वो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा है, उन्होंने सारा ऊंच नीच देखी है, उनको सभी का पता है। सो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन पार्टी की क़यादत जो इमरान खान ही एक कायद है, बाकी हम उनकी जो असीरी की वजह से बाकी जो है वो उनके बिहाफ पर ही सारे कर रहे हैं। लीडर एक ही है। और खोसा साहब, आपकी जाती तजवीज़ क्या है? आखिर में मुख्तसर ये बताएं कि आप समझते हैं कि बैरिस्टर गोहर हो गए या फिर सेक्रेटरी जनरल साहब को आप देख लें जिन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या ये पार्टी के अंदर कोई तलखियाँ हुई हैं, बुशरा साहबा की तरफ से कुछ कहा गया है? और दूसरा, आप अपनी एक राय दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ हुआ है उसके बाद मौजूदा क़यादत को अपने इस्तीफ़े खान साहब को पेश करने चाहिए? नहीं, देखिए एक बात तो ज़हन में रखें, ये पता नहीं किसकी गलत फहमी है। तहरीक जारी और सारी है, नजरिया कभी नहीं मरता, तहरीक कभी नहीं मरती। धरना जरूर इस वक्त जो है फिलहाल इन्होंने गन पॉइंट पर गोलियां मार के इन्होंने जो है उठा दिया है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, इससे इनका जो है पजीराई हो गई है, इनकी पॉपुलैरिटी में बढ़ गया है। और बाकी रहा ये कि इस्तीफे ना मंजूर होंगे और इमरान खान साहब लामहला इनको क्रेडिट देंगे और हमारे जरूर जो है कारकुन जो है उनको मायूसी जरूर हुई है, लेकिन उनको पसपाई नहीं हुई है। वक्ती तौर पर ये समझ लें कि इस वक्त वो चले गए हैं यहाँ से डी चौक से, लेकिन किसी वक्त भी खान की कॉल आएगी तो ये आप खशो खासाक की तरह बह जाएगी, ये हुकूमत नजर नहीं आएगी। इसलिए कि खून कभी भी रायगा नहीं जाता है बेगुनाहों का। और ये जो इन्होंने यजीदियत और हुसैनियत की दास्तान को फिर उजागर कर दिया है, मजलूम के साथ खड़ा होना और जालिम का हाथ रोकना, जालिम के खिलाफ, ये हमारा मजहब भी कहता है और हमारी रवायात भी यही है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को मजीद टूटने नहीं देंगे। अगर इनकी नीयत देखी जाए तो ये चाहते हैं कि छोटे छोटे जो है जिस तरह गल्फ स्टेट्स हैं और जिस तरह रशियन एम्पायर की स्टेट्स बनी है, ये पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम करके तोड़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते जो भी इस तरह गासिब होकर बैंडेड डाका मार के और जबरदस्ती जो है हुकूमत कर रहे हैं और घुस बैठी है असेंबली में बैठे हुए हैं। चलें ठीक है लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सरदार लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सरदार लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि अब उन्हें आगे बढ़ना होगा और ये भी खबरें आई कि हुकूमत शायद ये भी इरादा रखती है कि कोई मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। हुकूमत आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, अकील मलिक साहब से हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब ये जो बयानात आ रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में शायद कोई मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं, हुकूमत क्या इरादा रखती है, कौन से मुश्किल फ़ैसले हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जिस नाजुक मोड़ से हम गुज़र रहे हैं और जो 23, 24, 25, 26 तारीख तक की जो इवेंट्स रही हैं शहर इक़्तिदार में, वो आपने देखा, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। और बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि शहादतें हुई हैं और शहादतें उन पुलिस एहलकारों की, उन रेंजर्स की शहादतें हुई हैं। उनकी शहादतों पे तो कोई बात नहीं कर रहा, उनकी शहादतों पे तो कोई अफसोस नहीं कर रहा। क्या वो कम पाकिस्तानी थे? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे, किसी के घर का चिराग नहीं थे? तो उनके ऊपर तो कोई किसी को अफसोस नहीं है सिवाय जितने पाकिस्तानी शहरी या मुहब्बत वतन पाकिस्तानी शहरी, उनके अलावा तो ये फितना और ये इंतशारी टोला जो है, आज तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया कि ये फितना है और इनको तो अफसोस नहीं है। ये तो अपनी झूठी लिस्टें बना के बैठे हुए हैं और उन झूठी लिस्टों पे, झूठी लाशों पे ये सियासत करें। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इनको अब चाहिए कि ये होश के नाखुन लें, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट बनाई, आपने भी देखा कि कल सोशल मीडिया पे वो लिस्ट सर्कुलेट की और जब उसको वेरीफाई किया गया उसमें से जिस एक बंदे का रैंडमली उठा के लेके गए और वो देखा तो ना तो वो बंदा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ना वो उस गांव का है, ना वो शहर का है और नहीं वो उसका एड्रेस है।
तो अपनी तरफ से बना के एक कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स दे रहे हैं। एक साहब कहते हैं 278 थे, एक साहब कहते हैं 20 थे, एक साहब कहते हैं 40 थे। सो वज़ीर आज़म साहब बड़े क्लियर हैं और उन्होंने कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ, द नेशन हैज़ हैड इनफ, द गवर्नमेंट हैज़ हैड इनफ एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर। और अब इसकी बिल्कुल कतन कोई जो है किसी किस्म की भी जो है टॉलरेशन नहीं होगी। आगे हम जो इसमें इक़दामात हैं जो फिल वक़्त मैं समझता हूँ कि एमरजेंसी मेजर्स कह लें, उसमें एक जो अभी फ़िल वक़्त ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, वो कसरत राय से काबीना में भी उसकी बाज़गश आपको नज़र आई होगी। वो गवर्नर रूल के हवाले से है। आर्टिकल 232 इसको रेगुलेट करता है आईन पाकिस्तान का, और उसमें गो के 18वीं तरमीम के बाद जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आखिरी दफ़ा जब ये गवर्नर रूल लगा तो 2009 में, और उसके बाद फिर 18वीं तरमीम के बाद जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा करना मुश्किल है। लेकिन जब आपके एक सूबे के जो सीएम साहब हैं वो बज़िद हैं और वो ख़ुद इस तरफ ज़ोर पकड़ रही है बात, जो उनकी टोन और टेनर है और जो उनका डिमीनर है, जो उनकी हरकत हैं, क्योंकि ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये तीसरी, ये स्ट्राइक 3 थी। अब स्ट्राइक 3 जब हुई और वो लोगों को, एहलकारों को वहाँ से लेके आए और मुसल्ला लोगों को लेके आए, मुसल्ला जत्थों को लेके आए और उनकी जो है पुश्तपनाही की। उनके पास डंडे, कीलों वाले डंडे थे, उनके पास पत्थर थे नोकीले, उनके पास बंटे थे, उनके पास गुलेलें थी, उनके पास एमिनेशंस थी, बाशमूल क्लैशनकोफ के। और क्लैशनकोफ के साथ जो है, मैं तो खुद आपको, मैं तो ऐनी शाहिद हूँ, मेरे हलके के पास से ये लोग गुजर के आए और वहाँ पे ब्राह्मा बातर इंटरचेंज जो है, उधर जितने एहलकार कटी पहाड़ी से ब्राह्मा बातर तक जो इन्होंने क्लियर करके ये आए एहलकारों के साथ गुत्थम गुत्था होके, और उन एक एहलकार के पाँव में गोली लगी हुई है। एक एसपी साहब हैं, उनके 12 टांके यहाँ माथे पे लगे हुए हैं, आंख उनकी नीली हुई हुई है। और एक और एहलकार थे जिनको मैंने देखा, तो वो एहलकार जो हैं वो मतलब वो इतने अनकॉन्शियस थे, उनके सर पे इतने डंडे मारे गए, इतने डंडे मारे गए कि वो बेचारे आईसीयू में थे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने जो खुद देखी हैं, जिनको मैंने खुद 12 से 15 ऑफिशियल्स को विजिट किया है, उनकी तो बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन गवर्नर रूल की जहाँ तक बात करें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नर रूल तब लगता है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। गुरमानी साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस सूबे में पारा चिनार में देखें, कुरम एजेंसी में देखें, दीगर पॉकेट्स में देखें, तो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एक सर्ज है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, टेररिज्म ऑन द राइज है अगेन। और उस वजह से जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है और इतनी क्लियर कट सिचुएशन है, वो सूबे का जो हेड है, जो सूबे का सरबराह है, उसको इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है कि मेरे अपने सूबे में क्या हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम था प्रोटेक्शन वहाँ के रेजिडेंट्स की, वहाँ के लोगों की, उस सूबे के रिहायशियों की, उनको उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी थी उधर से निकाल के यहाँ पे लाया गया और इस एहतजाज का, इंतशार का हिस्सा बना। तो गवर्नर रूल लगने जा रहा है। देखिए, गवर्नर रूल बिल्कुल वेरी मच इज़ ऑन द कार्ड्स एंड मैं बिल्कुल ये ज़रूर कहूँगा कि शॉर्ट टर्म मेजर हम अभी सीरियसली यही कंसिडर हो रहा है कि गवर्नर रूल जो है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वो उसकी बियॉन्ड 6 मंथ्स आप नहीं जा सकते और एट अ टाइम 2 मंथ्स जो है उसकी एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। पहले तो ये है कि वो असम्बली में, KP असम्बली में कोई ऐसी रेजोल्यूशन या प्रोक्लेमेशन वहाँ पे हो, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं होती तो दूसरा रास्ता भी है। उसमें फेडरेशन जो है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं गवर्नर रूल, और दोनों बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट को, सेनेट और नेशनल असम्बली को जॉइंट सिटिंग में बुला के उसकी कॉन्फर्मेशन भी सीख कर सकते हैं। ये तकरीबन 10 एक दिन लगते हैं। जब सेशन कॉल होगा तो उस हवाले से, या सेशन कॉल विदिन 10 डेज हो सकता है, और उसमें तो उस हवाले से एक्सपेक्टेड है। अभी हतमी इस पे कोई फाइनलिटी अटेन नहीं की, लेकिन फिल वक़्त जो हालात जो 24, 25, 26 को आपके सामने अनफोल्ड हुए, तो हम ये समझते हैं कि ये एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्टेप होगा, अप्रोप्रिएट मेजर होगा इस तमाम तर चीज़ को जो है एड्रेस करने के। नहीं, वज़ीर आज़म साहब भी यही समझते हैं कि मुनासिब है कि गवर्नर रूल लगा दें। देखें, मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल उनके माइंड में क्लैरिटी है, उन्होंने कैबिनेट के मेंबर से उनकी राय ली, फाइनलिटी किसी चीज़ पे अटेन नहीं की। मैं अगेन रीइटरेट करूंगा कि फाइनलिटी किसी चीज़ पे नहीं है, लेकिन ये कंसिडर ज़रूर हो। लेकिन अक्सरियत ने हिमायत की है गवर्नर, अक्सरियत ने हिमायत की है गवर्नर रूल की, क्योंकि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो आपने भी देखा।
मैं तो ये भी कहूँगा कि नेशनल प्रेस क्लब पे भी 50 से 60 इंतशारियों ने धावा बोला। इसी तरह एक न्यूज़ के हेडक्वार्टर्स पे यहाँ पे धावा बोला, जियो न्यूज़ के हेडक्वार्टर्स पे धावा बोला। तो ये तमाम तर आप सहाफ़ियों को भी चाहिए कि आप लोग भी इसके ऊपर कम से कम इसको हाईलाइट करें कि ये इंतशारी टोला जो है ये कम से कम इसके लिए कोई चीज जो है वो माने नहीं रखती। इब्तिदाई तौर सिर्फ अपने मकासद को हासिल इब्तिदाई तौर पर कितने वक्त के लिए गवर्नर रूल देखें, अगर मैंने अगेन ये कहा कि ये एक इमरजेंसी मेजर है और अगर गवर्नर रूल फाइनलिटी उसकी जो प्रोपोजिशन है वो अटेन करती है और इन आइदर ऑफ द वेज वेदर प्रोविंशियल असेंबली से या थ्रू ए प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन और फिर उसकी कॉन्फर्मेशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होती है, तो मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन महीना 1.5 या 2 से ज़्यादा नहीं होगा। उसकी एक्सटेंशन जो है उससे ज़्यादा शायद ना जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। पीटीआई पर पाबंदी की भी बात हुई थी, तो क्या उस पर भी कोई बात हुई है? पहले तो हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि हम पाबंदी लगाएंगे। देखें, मैं somebody who believes in democracy, जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, जो जमहूरी है, मैं बज़ाते ख़ुद मेरा एक पर्सनल ओपिनियन तो ज़रूर है, पर्सनल स्टांस है कि किसी सियासी जमात पे जो है कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सियासी जमात के किसी भी उस सांचे या ढांचे में नहीं आती जो हरकत और सकनात इस पार्टी ने की हैं। इसने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने एथनिक कार्ड भी खेला, इन्होंने प्रोविंशियल कार्ड भी खेला, इन्होंने हर वो कार्ड खेला जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता था। और हासिल क्या हुआ? दुम दबा के ये भाग दिए और अपने वर्कर्स को, अपने लाए हुए जो जत्थे थे, जो मॉब था, वो अनलीश किया था, वो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये जा रहा है कि गले पड़ना, रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया, ये भी कहा जा रहा है। जैसे आपने जख्मियों की बात की तो पीटीआई भी कह रही है कि हमारे लोग भी जख्मी भी हुए और बहुत से लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। तो हुकूमत इस हवाले से कोई फिगर सामने क्यों नहीं ला रही कि कितने लोग हैं पीटीआई के खास तौर पर जिनकी डेथ हुई है? गुरमानी साहब, बसद एहतराम मैं ये कहूँगा, दे आर एब्सोल्युटली लाइंग थ्रू देयर टीथ। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि अगर मैं 2 मिसालें आपको दूंगा। एक तो इतना बड़ा अगर ये एलेज करते हैं कि हुकूमत ने मैसेकर किया है, तो हम ओवरनाइट एज हुकूमत कवर अप नहीं कर सकते उसको। दुनिया में कहीं देखें, अगर एलेज किया जाता है कि मैसेकर हुआ है, तो वो लाशें किधर हैं, वो लोग किधर हैं, वो जख्मी लोग किधर हैं? क्या कोई एक भी जख्मी अस्पताल में नहीं गया? क्यों छुप रहे हैं? वो अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं सामने लाते? जो लोग, अगर मैं ये नहीं कहता कि किसकी अगर डेथ हो गई या वो अलेजिडली बकौल उनके कि हमारी बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो एक भी डेड बॉडी नज़र नहीं आ रही। और उसके साथ दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँ कि अगर कुछ लोग ज़ख्मी हुए, ये तो नहीं है, अगर बिलफर्ज एलेज्ड ही किया जाता है कि हुकूमत ने ओपन फायरिंग की है, स्ट्रेट फायरिंग की है अकॉर्डिंग टू देम, अगर हमने की है तो जाहिर बात है सारों की तो डेथ पॉसिबल नहीं है, कुछ ज़ख्मी भी हुए होंगे। अगर कुछ ज़ख्मी हुआ है तो वो क्यों नहीं अस्पताल पहुंचा? अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो उसने क्यों अपनी मरहम पट्टी नहीं कराई? अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो वो क्यों नहीं सामने आ रहा? सोशल मीडिया पे आज के लिए मोबाइल कैमरा हर किसी के पास है, वो आए, वीडियो बनाए, दिखाए, बताए कि उस टाइम मेरी लोकेशन यहाँ पे थी, ये देखें। मुझे हुकूमत की तरफ से जो है अलेजिडली मेरे पे जो है वो वार किया गया और अब मैं क्योंकि मुझे ज़रबें आई हैं और अब जो है मैं यहाँ पे लेकिन ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। एक लिस्ट जारी की गई, वो भी झूठी मनगढ़ंत लिस्ट जारी। लेकिन इस एहतजाज के दौरान बैरिस्टर सैफ को लाया गया, जेट जो है वो फराम किया गया, खान साहब से मुलाकात करवाई गई, वीडियो बयान की बात की गई कि खान साहब का वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ये सहूलतें किसने फराम की? आपने की या एस्टेब्लिशमेंट ने की? देखिए, मैं जब नेगोशिएशंस की बात चल रही थी और नेगोशिएशंस इनके साथ हो रही थी, हमने दिन में 2 दफ़ा भी मुलाकात करवाई। वो हम ही नहीं करवाई, ठीक है, हुकूमत नहीं करवाई, बिकॉज हम चाहते थे कि सैनिटी प्रिवेल करे। तो वो मुज़ाकरात क्या हो रहे थे? वो मुज़ाकरात यही थे कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसमें उन्होंने कहा था कि बगैर इजाज़त ये किसी किस्म का एहतजाज नहीं कर सकते। इन्होंने टू टॉप इट ऑल ऑफ इजाज़त भी नहीं मांगी, ना इजाज़त के लिए कोई दरख्वास्त दी, लेकिन एक रिट गई और रिट में ताजरों की रिट थी और ताजरों ने कहा कि जी हमारा कारोबार जो है वो हाई कोर्ट का फैसला जब आया, हाई कोर्ट के फैसले में उन्होंने कहा बगैर इजाज़त किसी को, अब ये कानून बन चुका है, किसी को इजाज़त नहीं है बगैर इजाज़त वो एहतजाज किसी किस्म का भी करे। लेकिन हुकूमत को उन्होंने पाबंद किया और कहा
कि आप इनके साथ बातचीत करें और इनको जो नेसेसरी पॉसिबल असिस्टेंस है एहतजाज के लिए, क्योंकि इनका राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट, अगेन मैं कहूँगा राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट था? ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। तो खान साहब का वीडियो बयान हुआ था, वहाँ पे मैं उसी बात पे ही आ रहा हूँ। यहाँ पे हमने इस वजह से हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से इनके साथ निगोशिएट किया, ये माने उस बात पे कि हम बिल्कुल इनकी लीडरशिप टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट वन लेडी, और वो तमाम तर लोग मान चुके थे। आपने खुद देखा, बैरिस्टर सैफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है, आपके अपने चैनल ने, आपके अपने न्यूज़पेपर ने वो ब्रेक की और बताया उस पर कि वो मान चुके थे और ये बिल्कुल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट थी। संजानी के मकाम पे इनको इजाज़त थी, चाहिए जलसा करते, चाहिए धरना करते, व्हाटसोएवर। तो हम उसको बिल्कुल हम इस पूरी सिचुएशन से बचने के लिए कि सरकार के साथ जो है वो इस तरह फेस टू फेस ना हो सारा मामला, तो उसमें हमने इनको फैसिलिटेट किया। दिन में 2 दफ़ा बानी पीटीआई से मुलाकात भी करवाई, लेकिन वो वीडियो पैगाम जब रिकॉर्ड कराने की बात आई तो वो वीडियो पैगाम फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू अदर्स वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं हो सका, और उस वीडियो रिकॉर्ड जो वीडियो पैगाम था वो रिकॉर्ड ना होने की वजह से जिसका फ़ायदा जो है वो बुशरा बीबी ने उठाया, और उन्होंने अपने आप को बतौर लीडर पेश किया, और इस तमाम तर चीज़ को डिस्पाइट अपनी तमाम तर पार्टी के लोगों के कहने पे उन्होंने डी चौक की तरफ पड़ाव किया और अपने इंतशारियों को जो है वो अनलिश किया। सर, आपकी ज़ाती राय मैं जानना चाहूँगा कि आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल लगने के कितने फ़ीसद चांसेस नज़र आ रहे हैं? मुझे KPK में गवर्नर रूल लगने के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60-65% चांसेस हैं। अच्छा, और दूसरा ये बता दें कि हाल ही में आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कहा गया कि कमेटी बनी है, राब्ते भी हुए, क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, वो काबीना में आ रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं? देखें, अभी क्योंकि कमेटी मैंने आप ही के शो पे कहा था कि वो कमेटी तश्कील दी और इसहाक डार साहब उसको लीड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है इंस्ट्रक्शंस थी, उन्होंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के दूर करें। अब फाइनल जो है वो बातचीत चल रही है, उनकी तरफ से भी नॉमिनेशंस हैं कमेटी के लोगों की, लेकिन इसमें डिटेल चीज़ें जो है वो डिस्कस नहीं हो सकी, और वजह उसकी ये थी क्योंकि ये एहतजाज बीच में आ गया। अब वो थोड़ा सा जो है उसमें तेज़ी आएगी और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हम बिल्कुल ज़रूर। लेकिन अकील साहब, ये एहतजाज के दौरान सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। अब FIR जो है वो अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, ये इस तरह की FIR, तो आप समझते हैं कि ये बोझ भी तो आपकी हुकूमत के ऊपर ही आएगा कल? दुरुस्त बात है। मैं आप ही के चैनल के एक प्रोग्राम में कल मैंने इसको आउटराइटली कंडेम किया है, और मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा उनकी सहाफ़त या तर्ज़ सहाफ़त पे तो आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का केस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये IG साहब को, और मैंने आपके प्रोग्राम, इसके चैनल के प्रोग्राम में मैंने कहा बिल्कुल जिसकी ये डूइंग है वो अकाउंटेबल होगा, वो आंसरेबल होगा। अगर उनकी जामा तलाशी से कोई भी चीज़ मिली है तो आप आउटराइटली FIR पे नहीं लिख सकते, आप उसको एलेज ही करेंगे कि बज़ाहिर जो है ये चीज़ मिली है या XYZ मिला है, आप आउटराइटली नहीं लिखेंगे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करता हूँ, और मैं ये ज़रूर आई टेकन अपॉन माई सेल्फ कि उन्होंने अगर कोई जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट और एथिकल वायलेशंस उन्होंने अगर की हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन उसके साथ ये इस किस्म का केस जो है मैं उसको कतन सपोर्ट नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। नाज़रीन, अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में कौन से अहम फैसले जो हैं वो हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।